देखिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, सेरीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिल्क वॉर्म क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे कोकून बनाता है, कैसे उसमें से हमें रीलिंग करके किस तरह से हम सिल्क को निकालते हैं, सारी चर्चाएं करने वाले हैं इस लेक्चर में। एक छोटी से छोटा पॉइंट भी कवर करेंगे। किस देश में सबसे पहले सिल्क आया, सबसे पहले किसने बनाना स्टार्ट किया, आज के टाइम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, और इंडिया में प्रोड्यूसर सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरीकल्चर, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की शुरुआत सबसे पहले कहाँ होती है? चाइना में होती है सबसे पहले। जब 2700 BC की बात है, ये 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले 2700 BC डोमेस्टिकेट किया गया सिल्क वॉर्म को। सिल्क बनाने के लिए चाइना में सबसे पहले किया गया था। सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है। कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा, सबसे अच्छी चीज क्या मानी गई? सिल्क। क्वीन ऑफ, तो किंग पूछोगे कौन है, तो किंग के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्वीन ही बोला जाता है, क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिल्क है, सिल्क सर क्या है, केमिकली किस चीज से मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है, या कोई और चीज है, फैट है, क्या है? तो केमिकली प्रोटीन होता है। सिल्क इज केमिकली प्रोटीन। सर कौन कौन सी प्रोटीन? शेर, शेर से याद रख, शेर फाड़ के खा जाता है, शेर फाड़ के खा जाता है, शेर से सेरेसिन, सेरेसिन नाम की प्रोटीन, और फाड़ के खाने से फाइब्रियोइन नाम की प्रोटीन। दोनों प्रोटीन सिल्क धागे जैसे बिखेर देता है। शेर फाड़ के खा जाता है, शेर से सिरेसिन, फाड़ के खाने से फाइब्रियोइन, और धागे की तरह बिखेर देता है सिल्क। सिल्क दो प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन कौन सी दो प्रोटीन? याद रखेंगे दोनों प्रोटीन कौन कौन सी? सेरेसिन और दूसरी फाइब्रियोइन नाम की दो प्रोटीन से मिलकर बना है सर। तो सेरीकल्चर शुरुआत करते हैं सर। सेरीकल्चर, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। 2700 BC डोमेस्टिकेशन किया गया किसका? सिल्क वॉर्म का, चाइना में सबसे पहले सर। और क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है सर। केमिकली प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोटीन कौन कौन सी? सेरीन, सेरेसिन और फाइब्रियोइन नाम की दो प्रोटीन से मिलकर बना है सर। जो कि कैटरपिलर लार्वा होता है उसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है फ्लूइड की फॉर्म में, और उस कैटरपिलर लार्वा को पॉपुलरली सिल्क वॉर्म बोला जाता है सर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सिल्क वॉर्म जो होता है उसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो 4 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। सबसे पहले एक मोथ आएगी, वो अंडे दे के चली जाएगी। बॉम्बैक्स मोरे, बॉम्बैक्स मोरे नाम की एक मोथ है, वो अंडे दे के चली जाएगी। कहाँ दे के चली जाएगी सर अंडे? अपने घर पे नहीं, कहाँ? मलबेरी प्लांट के लीफ के ऊपर दे के जाएगी, और वो अंडे धीरे 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 लार्वा में कन्वर्ट होंगे, और उस लार्वा का नाम होगा क्या? कैटरपिलर लार्वा। और वो लार्वा उन पत्तों को खा खा के बड़ा होगा, और एक नेक्स्ट स्टेज बनेगी जिसको कहेंगे प्यूपा। और प्यूपा अपने चारों तरफ रीलिंग कर लेगा, अपने चारों तरफ एक कवर बनाएगा जिसको कहेंगे कुकून, और उस कुकून के अंदर वो धागा प्रेजेंट होगा। और उस कुकून को अगर नेक्स्ट स्टेज में जाने दिया तो वो अडल्ट बन जाएगा, मोथ बन जाएगी, बॉम्बैक्स मोरे अडल्ट मोथ बन जाएगी। अगर उसको नहीं जाने दिया अडल्ट स्टेज में, उसको मेटामॉर्फोसिस नहीं करने दी। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है सर? मेटामॉर्फोसिस होती है लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होने दे प्यूपा की तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अडल्ट में। अगर नहीं होने दी, उसी स्टेज को रोक के तूने पानी में उबाल दिया उसको, और उबाल के उसको मार दिया प्यूपा को, और उसमें से रीलिंग करके धागा निकाल लिया लंबा, और अनवाइंडिंग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। रीलिंग क्या होता है? अनवाइंडिंग करना, उस जो धागा है उसको अनवाइंड करना, रीलिंग कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है सर? लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं सर। मैं अभी बता रहा हूँ पूरा लेक्चर डिटेल में, फिर लिखवाऊंगा एक एक बात जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, याद करवा दूं पहले, याद पहले कर ले फिर लिख लेना। समझ में आ रहा भाई सारा? तो हाँ सर, मेरे को 4 स्टेजेस याद होगी। सबसे पहले एग सर, फिर एग से बना लार्वा जिसका नाम कैटरपिलर लार्वा, फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा। अगर उसको मेटामॉर्फोसिस करने दी, लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट होने दिया, तो सर कौन सी स्टेज आ जाएगी? अडल्ट, बॉम्बैक्स मोरी बन जाएगी अडल्ट। अगर नहीं होने दिया तो उसको गर्म पानी में उबाल के उसकी अनवाइंडिंग कर देंगे तो उसको रीलिंग कहेंगे सर, और वहीं से वो धागा बनता है। यही प्रोसेस करते हैं सिल्क बनाने के लिए। उसको मार दिया जाता है प्यूपा को। ठीक है सर, ये सारा मेरे को समझ में आ गया। और सबसे बड़ी कंट्री आप बता रहे थे, सबसे ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क चाइना। फर्स्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, सेकंड प्रोड्यूसर इंडिया।
फिर जापान और इटली वगैरह वगैरह, इनके नंबर बाद में आते हैं। सबसे पहला चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया। और इंडिया में भी अगर पूछा जाए कौन से स्टेट में सर, तो कर्नाटका, कर्नाटका सबसे ज़्यादा। और कर्नाटका में भी पूछ लिया जाए तो मैसूर में सबसे ज़्यादा। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है सर? सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है सर? ये है कर्नाटका मैसूर के अंदर सिचुएटेड है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया है सर। जो सिल्क होता है वो कितने प्रकार का होता है? मेनली 4 प्रकार का, वैसे 5। देख तेरे को याद कराता हूँ 4 टाइप कौन कौन से। मलबेरी सिल्क, टसार ट्रॉपिकल, ओक टसार अलग है, एरी मोगा, 5 तरह का मान ले तू। मलबेरी, टसार ट्रॉपिकल और ओक टसार, एरी, मोगा, 5 तरह का। क्या है सर? ये सिल्क के टाइप, अलग अलग टाइप के। इनके पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा, उससे पहले जितना पढ़ा दिया वो लिखवा दूं। चल आजा। सबसे पहले हेडिंग डाल दी जाए सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है सर? रेशम के कीड़े का उत्पाद करना, रेशम कीट का उत्पादन, रेशम कीट को पालन करना, उत्पाद करना, उसको पैदा करना, सेरिकल्चर कहलाता है सर। किस लिए? सिल्क के लिए। तो लिखेंगे द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट of silkworm for the production of silk. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सर ब्रीडिंग या मैनेजमेंट किया जाए सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म को सिल्क के प्रोडक्शन के लिए मैनेज किया जाए, ब्रीडिंग करवाई जाए, उसको सेरिकल्चर कहते हैं सर। सबसे पहले देखता चल 2700 BC डोमेस्टिकेट किया गया। किसको? डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन चाइना में सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार। सिल्क को क्या कहा जाता है सर? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। सिल्क इज द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। कपड़ा उद्योग की क्वीन माना गया। सबसे महंगा कपड़ा बनता है आज के टाइम, बेस्ट, जो लग्जरी बोलते हैं ना, लग्जरीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है सिल्क। लग्जरी तो सिल्क है, खद्दर थोड़े ना लग्जरी होगा, सिल्क ही होगा। अरे सही है, आगे बढ़ते हैं सर। कुछ जैसे इसको क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहते हैं, ऐसे ही सर मैंने सुना है कभी कभी गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। इनका मतलब क्या है? थोड़ा सा रिवॉल्यूशन के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ तेरे को। आजा लिख ले, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। वैसे तो मैंने लेक्चर ले रखा पूरा। यह आया था जूट के लिए, जूट प्रोडक्शन के लिए। याद रख लेना 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, हमें तो क्वेश्चन कवर करने। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन सर, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए आया था, कपास कॉटन प्रोडक्शन के लिए सर। ऐसे ही गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिर्फ गोल्डन फाइबर नहीं, सिर्फ गोल्डन हो तो देख फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन आया फ्रूट्स और हनी के लिए, फ्रूट्स और हनी प्रोडक्शन के लिए। याद हो रहा भाई? नेक्स्ट सर सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब सिर्फ सिल्वर फाइबर नहीं, सिल्वर रिवॉल्यूशन देख तो। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री, मुर्गियों के लिए एग, पोल्ट्री का मतलब सिर्फ मुर्गी पालन नहीं होता, मैंने पहले भी बताया है। पोल्ट्री में कोई भी बर्ड हो जिसको एग और मीट के लिए यूज़ किया जाए, चाहे वो टर्की हो, गीज हो, डक हो,
चिकन्स हो, तुरमुर्ग हो, कोई भी हो, उसको पोल्ट्री कहते हैं। और उनके एग के लिए क्या आया? सिल्वर रिवॉल्यूशन। अरे समझ में आया क्या? सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री के लिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी के लिए आया था, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए आया सर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के लिए, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के लिए सर। याद हो गया भाई सभी को? अब हम बात करते हैं सिल्क की सर। सिल्क पढ़ रहे थे हम, तो ये बीच में क्या आ गया? ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिए, याद रख लेना। अब हम सिल्क पढ़ने जा रहे हैं पूरा डिटेल में। सिल्क देख भाई, सिल्क केमिकली मैंने आज ही बताया तेरे को, केमिकली क्या है? एक प्रोटीन है और दो प्रोटीन, सेरेसिन फाड़ के खाता है सर, फाइब्रोइन धागे की तरह बिखेर देता है, सिल्क के धागे की तरह, याद करवाया आपने। हाँ, केमिकली सिल्क इज, लिखें केमिकली सिल्क इज प्रोटीन। और कौन कौन सी प्रोटीन? नाम याद कर। एक सेरीसिन और दूसरी फाइब्रोइन। ये दो प्रोटीन सर, सेरीसिन और फाइब्रोइन नाम की दो प्रोटीन से मिलकर बना है सर सिल्क। दो प्रोटीन आज के बाद याद रखूँगा, प्रोटीन से मिलकर बना है, और जो कि सिक्रीट की गई है, सिक्रेटेड इन द फ्लूइड बाय द कैटरपिलर लार्वा। Secreted by caterpillar larva, caterpillar larva in fluid form, फ्लूइड की फॉर्म में सिक्रेट करी गई है दोनों। और जो लार्वा है उसका नाम क्या है? कैटरपिलर लार्वा, याद रखेंगे ये बात, ठीक है सर। आप कह रहे थे सिल्क की, जो सिल्क वॉर्म होता है सर, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। हाँ, सिल्क worm life cycle have 4 stages। 4 स्टेजेस, कौन कौन सी 4 स्टेजेस? सबसे पहली एग की फॉर्म में आएगा सर, एग। दूसरी सर लार्वा बनेगा, लार्वा, लार्वा का नाम भी लिख दे, कैटरपिलर, ठीक है। थर्ड प्यूपा, जो कि कवरिंग होगी सर कोकून की, कोकून उसके चारों तरफ कवर करके कोकून बन जाएगा। फोर्थ अडल्ट सर, अडल्ट, और ऐसा अडल्ट को हम क्या कहेंगे? बोम्बैक्स मोरी, किसी की भी पढ़ सकते हैं, पर हम बोम्बैक्स मोरी के लिए पढ़ा रहे हैं। और लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सर आपने बताया अभी स्टार लगा के, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आज आपने बताया। मेटामॉर्फोसिस क्या था? कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। कोई डाउट मेटामॉर्फोसिस में किसी को भी? मेटामॉर्फोसिस होती है सर कन्वर्जन करना। और अनवाइंडिंग कर दें सर, अनवाइंडिंग करने को क्या कहते हैं? रीलिंग, अनवाइंडिंग करना रीलिंग कहलाता है। अनवाइंडिंग ऑफ फाइबर इज नोन एज रीलिंग, ये भी स्टार लगा के लिख ले। रीलिंग क्या होता है? अनवाइंडिंग, is known as रीलिंग। रीलिंग और मेटामॉर्फोसिस याद रहने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं, मैंने देखे। अब सर ये 4 स्टेजेस बता रहे हो आप लाइफ साइकिल सिल्क वर्म की, इनको पूरा डिटेल में समझा दो सर कैसे क्या होगा। हाँ देख, आजा मैं इसको रफ करके आगे। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? मेटामॉर्फोसिस तक पढ़ चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या था रे? अभी भी मैंने बताया मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना सर, कन्वर्जन ऑफ लार्वा, कन्वर्जन ऑफ लार्वा
इनटू अडल्ट सर, इसी को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और इसकी जो 4 लाइफ स्टेजेस होती है, सिल्क वॉर्म होता है ना सर, इसकी 4 लाइफ स्टेजेस हैं। सिल्क वॉर्म, सो 4 लाइफ स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल के अंदर ये 4 स्टेज शो करता है। कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले एक मोथ होती है सर, एक मोथ, अडल्ट मोथ। देखिए सर, ये रही वो मोथ, ये है वो मोथ सर। ये वो मोथ है सर, ठीक है। ये अडल्ट मोथ है, लिख देंगे यहाँ पे अडल्ट मोथ, और बोम्बैक्स मोरी नाम दे देते हैं इसका, बोम्बैक्स मोरी नाम की है ये। और ये एक पत्ते पे अपने अंडे देने चली गई, अंडे देने गई एक पत्ते पे, और पत्ता मिला इसको मलबेरी का। किसका पत्ता मिला, मलबेरी लीफ, मलबेरी लीफ। जो लीफ था वो किसका था रे, मलबेरी का, शहतूत का। और उसके ऊपर इसने क्या दे दिए, अपने अंडे दे दिए। क्या दे दिए, अपने अंडे दे दिए, एग जिनको कहते हैं एग। क्या दे दिए इसने, बहुत सारे एग दे दिए सर। ये क्या है इसके, एग्स है। और जो ये लीफ है ये क्या है, मलबेरी लीफ, मलबेरी लीफ, मलबेरी का पत्ता था, इस पे अंडे देती है। और अंडे अब धीरे धीरे बड़े होके क्या बन जाएंगे रे, लार्वा। अंडे धीरे धीरे क्या बन गया, सर ये लार्वा बन गया। ये लार्वा सर, और इसका नाम कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा, लार्वा बन गया सर। अब ये लार्वा नेक्स्ट स्टेज में गया जिसका नाम है प्यूपा। क्या नाम है रे, प्यूपा। और प्यूपा ने अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना ली जिसका नाम क्या है, कोकून। और ये तो प्यूपा है इसके अंदर तो, और बाहर जो कवरिंग है इसका नाम है कोकून। और फिर ये अगर मेटामॉर्फोसिस करके इसको आगे जाने दिया तो ये क्या बन जाएगा, अडल्ट। ये 4 लाइफ स्टेजेस है। सबसे पहली लाइफ स्टेज है क्या, बताइए, एग। एग से क्या बना, लार्वा, सेकंड लाइफ स्टेज। थर्ड फिर क्या है, प्यूपा, कोकून के अंदर। और फोर्थ क्या है, अडल्ट बनना। तो ये 4 लाइफ स्टेजेस हैं इसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है। 4 लाइफ स्टेज ऑफ बोम्बैक्स मोरी नाम की मोथ है, उसकी 4 लाइफ स्टेजेस हैं। और उसके अंदर ये ऐसे अडल्ट बनती है। और अगर मान लो गलती से यहीं पे इस कोकून, कोकून होती है कवरिंग चारों तरफ, किसके, प्यूपा के, प्यूपा इनसाइड दी कोकून, लिख सकते हैं यहाँ पे, प्यूपा इनसाइड द कोकून, इनसाइड दी कोकून, कोकून के अंदर बैठा है। अगर यहाँ से इसको या तो मेटामॉर्फोसिस होने दिया तो यहाँ आ जाएगा, ये तो होगी मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस होगी तो यहाँ आ जाएगा। अगर इसकी मेटामॉर्फोसिस नहीं होने दी और इसको कहाँ पानी में उबाल दिया, बॉयल कर दिया, बॉयल कर दिया इनटू वाटर, वाटर में ले जाके इसको उबाल दिया तो यह क्या हो जाएगी, अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ कोकून, ऑफ सिल्क इन कोकून, कोकून के अंदर जो सिल्क है उसकी अनवाइंडिंग हो जाएगी। और इस प्रोसेस को इज नोन एज रीलिंग। और इसी को क्या कहते हैं रे, रीलिंग कहते हैं इसको।
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रीलिंग। समझ में आया? रीलिंग क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क इन कोकून इज नोन एज रीलिंग। और कन्वर्ट होना लार्वा का अडल्ट में क्या कहलाता है बताओ? मेटामॉर्फोसिस। और ये 4 स्टेजेस हैं। ये सारा याद हो गया भाई सभी को? समझ में आया? अब मैं इस स्लाइड को रफ कर रहा हूँ पूरी को, जल्दी से इसको नोट करें फिर आगे पढ़ते हैं। जल्दी लिखो। अगर ये लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूँ। मेटामॉर्फोसिस और अनवाइंडिंग को रीलिंग कहते हैं ये दोनों। और ये 4 लाइफ स्टेजेस बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी अब तो सभी को। अब इससे आगे देखो रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है? चाइना। सेकंड पूछा जाए तो इंडिया। और इंडिया में भी फर्स्ट स्टेट पूछा जाए तो कर्नाटका। और कर्नाटका में भी शहर पूछा जाए तो मसूरी। याद रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखना आप लेक्चर में काम की बातें आ रही है। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड, बताइए कौन है भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? चाइना सर, चाइना इसका आंसर सर। चाइना, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सर। चाइना सही है भाई, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? सिल्क का। अब अगर ये पूछा जाए सेकंड लार्जेस्ट, ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन वर्ल्ड, बोलिए कौन आएगा? आंसर क्या आएगा रे सर? इंडिया आएगा अब की बार इंडिया सर। इंडिया सेकंड नंबर पे चाइना के बाद, दूसरा नंबर इंडिया का है सिल्क में सर। ठीक है। और इंडिया में ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है तो कहा जाएगा कर्नाटका। और कर्नाटका में भी कौन सा शहर है पूछ लिया जाए तो मैसूर। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया में कौन है बोलो? कर्नाटका सर। कर्नाटका, कर्नाटका सर। और जो सेंटर है इसका मेन इंस्टीट्यूट है वो मैसूर में सर। ठीक है सर, मैसूर। एक पूछा जाता है सेंट्रल सेरिकल्चर, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में बोला जाए तो CSRTI, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पे बताओ सर? कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका, कर्नाटका में भी, मैसूर में सर। ठीक है सर, ये याद हो गया मेरे को सारी डिटेल। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे बड़ा कंज्यूमर, लार्जेस्ट कंज्यूमर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा के। लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है सिल्क का? बताओ कौन सा देश है? जापान है, चाइना है, नेपाल है, इंडिया है, कौन है? तो इसका आंसर है इंडिया सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। इंपॉर्टेंट, इंडिया। अगर वर्ल्ड में रैंक पूछा जाए प्रोड्यूस करने में तो सेकंड नंबर पे है, और यूज करने में पहले नंबर पे है इंडिया। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर माना गया है किसका? सिल्क कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला और सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला चाइना, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला इंडिया, सेकंड नंबर पे यूज पैदा करने वाला इंडिया। इंडिया में भी सबसे बड़ा जो सेंटर है वो कहाँ है? कर्नाटका, मैसूर। याद हो जाएंगी सारी बातें। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। अब क्या बातें करने वाले हैं? टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। इसको नोट करो, इसको रफ करते ही अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म्स। लिख लिया? ये तो नोट कर लिया तो मैं इसको रफ करूं और आगे बढ़ूं। टाइप ऑफ सिल्क, सिल्क के टाइप और सिल्क वॉर्म के टाइप पे चलते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और हर साल आता है।
कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। और ये जो मैंने चाइना, इंडिया और कर्नाटका ये बताया, ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो देखिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म 4 टाइप है, मेजर 4 टाइप्स हैं। मेजर 4 टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क भी 4 ही टाइप के, सिल्क वॉर्म भी 4 टाइप के। मैं सिल्क के नाम लिख रहा हूं, फिर उनके जो पहला है उसका नाम क्या है बताओ? मलबेरी। मलबेरी सिल्क। सेकंड नंबर पे जो आता है उसका नाम क्या है? ट्रॉपिकल टसर। थर्ड नंबर पे आता है क्या? ओक टसर। फोर्थ नंबर पे आता है एरी सिल्क। और फिफ्थ नंबर पे आता है मुगा। ये 5 टाइप माने गए हैं या 4 ही है मेजर? तो क्यों? क्योंकि टसार के अलग अलग न बोल के एक ही बोला जाए टसार, तो इसको सिर्फ टसार बोला जाए, तो ये 4 ही टाइप हो गए ना, इसलिए 4 लिखा मैंने वहाँ। या 5 भी लिख दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ये बात याद होगी। अब सर इनमें से जो ये नीचे वाले 3 या 4 जो भी हैं, ये हैं नॉन मलबेरी। क्योंकि वो मलबेरी तो ये नॉन मलबेरी होगी सर। नॉन मलबेरी सिल्क, मलबेरी सिल्क, नॉन मलबेरी सिल्क। और इनको वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं, वाइल्ड सिल्क। और ये वन्य भी कहा जाता है इनको, वन्य सिल्क भी कह देते हैं इनको। ठीक है। और इंडिया में 4 टाइप के जो सिल्क हैं वो पैदा किए जाते हैं। ये नॉन मलबेरी सिल्क और ये मलबेरी सिल्क, ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो गए। क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। ये कैसे? एक तो गया मलबेरी सिल्क और एक नॉन मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क में कौन कौन से आगे भाई? ये कोई एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन ही मान लो। देखिए मलबेरी सिल्क और नॉन मलबेरी सिल्क। इसके अंदर सिर्फ मलबेरी आएगा। और इसके अंदर कौन कौन आएंगे बताओ? टसार आएगा, एरी आएगा और मुग्गा आएगा। ठीक है सर, ठीक है। इंडिया में ऑल 4 वैरायटी ऑफ इन इंडिया ऑल 4 टाइप ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड, सिल्क वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है भाई। इंडिया में कोई भी ऐसा सिल्क नहीं है जो पैदा नहीं किया जाता। और कौन कौन से आगे इसमें? मलबेरी सिल्क हो गया एक, तो टसार सिल्क हो गया, एरी सिल्क हो गया और मुगा सिल्क हो गया। ठीक है सर, चारों के चारों इंडिया में होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, और स्टार लगा के लिख लें। दी टसार, एरी एंड मुगा आर नॉन मलबेरी सिल्क। They are wild, so called as वन्य सिल्क भी कहते हैं इनको, इसलिए इनको वन्य सिल्क भी कह दिया जाता है।
ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट मेरे को नहीं है। अब सर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इनमें सबसे ज़्यादा होने वाला, सबसे ज़्यादा पैदा किया जाने वाला कौन सा है सिल्क? मेजर जो है वो ये है, सिल्क। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, इंडिया में भी, चाइना में भी, हर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो पैदा किया जाता है वो मलबेरी सिल्क होता है। और इसके जो मौत होती है उसका नाम है बोम्बैक्स मोरी। क्या नाम है रे? बोम्बैक्स मोरी। अब जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर इनमें फुल डिफरेंस, फुल डिटेल इनकी आ रही है पाँचों की, जल्दी से इसको नोट करें भाई। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिल्क के टाइप्स। 5 तरह का सिल्क है हमारे यहाँ। कौन सा? मलबेरी सिल्क, ट्रॉपिकल टसार, ओक टसार, एरी और मुग्गा। कितने टाइप का? 5 तरह के। और पांचों में से मैं बता चुका हूँ कि एक मलबेरी है, और ये जो चारों बच गए ये कौन से हैं? नॉन मलबेरी। इनको वन्य भी कहा जाता है और वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है। वन्य या वाइल्ड सिल्क भी इन चारों को कह दिया जाता है। और ये मलबेरी सिल्क है, ये नॉन मलबेरी सिल्क है। ठीक है जी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पूरी टेबल सी बना रखी है, आपने ये क्या बताना चाह रहे हो? टेबल में बताना चाह रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबके एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास बात क्या है इसकी। सिल्क वॉर्म, कौन से सिल्क वॉर्म से ये बनता है? कौन से सिल्क वॉर्म से ये सिल्क बनेगा? नेक्स्ट फीड, ये जो सिल्क वॉर्म होगा, जैसे यहाँ मलबेरी में बोम्बैक्स मोरे आएगा और वो फीड करेगा किस पे? मलबेरी के लीफ पे फीड करेगा। और वोल्टिनिज्म क्या होता है सर? वोल्टिनिज्म होता है एक ही ईयर में वो कितनी जनरेशन पैदा करेगा। अगर एक ही जनरेशन पैदा करे तो यूनी, 2 करे तो बाई वोलेटाइन, और ज़्यादा करे तो मल्टी वोलेटाइन। एक ही करे तो यूनिवोलेटाइन, 2 करे तो बाई वोलेटाइन, और बहुत सारी करे तो मल्टी वोलेटाइन हो जाएगा। तो इसी बेस पे हमने वोलेटिनिज्म पढ़ना है। और ये सारे इनमें देखना किसमें क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क दुनिया का सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क माना जाए तो मलबेरी सिल्क भाई, इससे अच्छा सिल्क नहीं माना गया। मेजर सिल्क, चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, इटली हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कहीं भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा मलबेरी सिल्क ही पैदा किया जा रहा है। ठीक है सर। मलबेरी सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म कौन सा सर? सिल्क वॉर्म का नाम है बोम्बैक्स मोरे। कौन सा? बोम्बैक्स मोरे। और ये सर किस पे फीड करता है? पत्तों पे। किसके पत्तों पे फीड करता है? ये फीड करता है शहतूत। हिंदी में शहतूत कहते हैं, इंग्लिश में मलबेरी प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? मलबेरी प्लांट। और सर इसमें वोलेटिनिज्म कौन सा मिलता है? यूनी भी मिलता है कुछ स्पीशीज में, बाई भी मिलता है और मल्टी भी देखने को मिलता है। एक जनरेशन भी पैदा कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और बहुत सारी भी कर सकते हैं। इसमें तीनों तरह का वोलेटिनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है सर। तो इसकी बातें कंप्लीट होगी सर। हाँ, तो ये लिखते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क। सबसे पहली बात, मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैदा किया जाने वाला सिल्क वॉर्म कौन सा बताया सर आपने? बोम्बैक्स मोरे। बोम्बैक्स मोराई। ठीक है सर। और ये फीड किस पे करता है सर? शहतूत के, मलबेरी के लीव्स पे। मलबेरी लीव्स। ठीक है सर। और वोलेटिनिज्म कौन सा हमें देखने को मिलता है? यूनी वोलेटाइन भी देखने को मिलता है, बाई वोलेटाइन भी है और मल्टी वोलेटाइन भी है। मल्टी वोलेटाइन। ठीक है भाई, ये देखने को मिलता है। ठीक है सर। एक हो गया मलबेरी सिल्क के बारे में आपने सारी बातें बता दी। मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क का वर्ल्ड का बोम्बैक्स मोरी नाम के सिल्क वॉर्म से बनता है। मलबेरी के लीफ पे वो फीड करता है और इसमें वोलेटिनिज्म एक जनरेशन भी पैदा कर सकता है, 2 भी और बहुत सारी भी जनरेशन पैदा कर सकता है। इस तरह का सिल्क। अरे ये दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लूँ मैं। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। ट्रॉपिकल टसार देखो। ट्रॉपिकल टसार क्या है सर? इसको तुस भी कहा जाता है सर। तुस ये कोपरिस कलर का होता है। कोर सिल्क मेनली, कोर सिल्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फर्निशिंग जो पिल्लो होते हैं, कर्टेन्स होते हैं घरों में, सोफे होते हैं, उनके जो बाहर की बाउंड्रीज होती है, कोर बनाई जाती है ना, वो इनसे बनाई जाती है। ये महंगा होता है, इसलिए इसका बस बाउंड्रीज, फर्निशिंग के काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, इनमें काम करते हैं। इसको डिजाइंस बनाने में मेनली यूज किया जाता है। और सर इसके लिए जो सिल्क वॉर्म है वो बताओ सर? एंथीरिया माइलेटा। इसके लिए जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम है एंथीरिया माइलेटा। इसको तुस सिल्क भी कहते हैं। कोपरिस कलर का होता है सर। ये इंटीरियर और फर्निशिंग डिजाइनिंग में काम आता है मेनली। इसका ज़्यादा यूज नहीं है, बस जो फिनिशिंग की जाती है किसी भी कर्टेन हो गए, पिल्लो हो गए, उनमें यूज होता है सर। और इसका जो ये सिल्क वॉर्म का नाम एंथीरिया माइलेटा है सर। और ये किस के पत्तों पे किसके लीव्स पे सर फीड करता है? आसन और अर्जुन के प्लांट के लीफ पे ये फीड करता है। और इसमें भी यूनी, बाई और मल्टी वोलेटिनिज्म देखने को मिलता है।
चलिए तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको और क्या क्या कहा जाता है? तुस, तुस भी कहते हैं इसको, तुस के नाम से भी जाना जाता है ट्रॉपिकल टसार को। ठीक है सर। और ये सर मेनली जो है ना फर्निशिंग में यूज होता है और इंटीरियर डिज़ाइन में यूज करते हैं। वैसे फर्निशिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इसका यूज करते हैं। और ये कोक्यूप्रिस कलर का होता है। ठीक है सर, कॉपर जैसे कलर का होता है। ठीक है सर, क्यूप्रिस कलर का तुस इसको कहते हैं। फर्निशिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग में इसका यूज होता है। सर इसके लिए आपने बताया, कौन सा बताया था बताओ? एंथीरिया माइलेटा, माइलेटा, यहां लिख देता हूं माइलेटा, एंथीरिया माइलेटा। ठीक है सर। और किसके पत्तों पे ये करता है फीड सर? आसन एंड अर्जुन। बहुत बढ़िया भाई। और सर इसमें कौन सा वॉलंटिज्म देखने को मिलता है? यूनि भी देखने को मिलता है, बाई भी दिखता है और मल्टी भी। ये यही बात है। ठीक है सर, ये दोनों तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए सर। इसको तुस कहते हैं, फर्निशिंग इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज होता है। कोप्रिस कलर का होता है। एंथीरिया माइलेटा, इसका जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम एंथीरिया माइलेटा है। ये आसन और अर्जुन के पत्तों पे फीड करता है। और यूनि, बाई और मल्टी वोलेटाइन नेचर का है। यूनि मतलब एक जनरेशन भी पैदा कर सकता है, दो भी और बहुत सारी भी। इन दोनों में तो कॉमन ही बात होगी ये तो। ठीक है, अब ओक टसार की बात करते हैं। ओक टसार सर, इट इज द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द टसार सिल्क। टसार सिल्क की सबसे फाइनेस्ट वैरायटी, सबसे फाइन, बहुत ही पतले धागे बनाए जाते हैं। एंथीरिया पराइली नाम का जो सिल्क वॉर्म है उससे ये पैदा होता है। और सर किसके पत्तों पे लीफ करता है? पत्तों पे फीड करता है। ओक, नाम में ओक प्लांट होता है, ओक के प्लांट के लीफ पे फीड करता है। और बाई वोलेटाइन नेचर का, बाई वोलेटाइन 2 जनरेशन पैदा कर सकता है एक साल में। तो बताओ सर, ये फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क है, टसार सिल्क की फाइनेस्ट वैरायटी। इट इज फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क। ठीक है सर। और इसमें जो फीड करता है वो कौन सा होता है सर? एंथीरिया परोइली। एंथीरिया परोइली, एंथीरिया परोइली। और सर ये किसके पत्तों पे फीड करता? ओक प्लांट के लीव्स होते हैं उन पे फीड करता है सर। और इसमें बाई वोल्टाइन नेचर देखने को मिलती है। ये 2 जनरेशन पैदा कर सकता है एक ईयर में। ठीक है सर। फाइनेस्ट वैरायटी का टसार सिल्क है सर। एंथीरिया परोइली नाम का जो सिल्क वॉर्म है उससे पैदा होता है। और ये सिल्क वॉर्म किस पे फीड करता है? ओक प्लांट पे फीड करता है। बाई वोलेटाइन मतलब 2 जनरेशन पैदा कर सकता है एक साल में। बहुत बढ़िया सर। अब एरी के बारे में आने 2 बातें बढ़िया। एरी को हिंदी में कहें तो अरंडी एक पेड़ होता है, कैस्टर प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं। कैस्टर प्लांट, कैस्टर के पत्तों पे फीड करेगा जो भी इसका इंसेक्ट होगा। इंसेक्ट का नाम जो सिल्क वॉर्म है उसका नाम है फिलोसीमिया रेजिनी नाम का इंसेक्ट होगा सर। वो अरंडी, एरी नाम ही अरंडी के नाम पे ही रख दिया गया है। और कैस्टर के लीफ पे फीड करेगा सर। मल्टी वोलेटाइन नेचर का है। तो दोबारा से बताना, इसको एंडी या एरंडी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो इंसेक्ट है उसका नाम है फिलोसीमिया रेजिनी है सर। वो कैस्टर के लीफ पे फीड करेगा और मल्टी वोलेटाइन नेचर का होगा। तो लिखते हैं इसके बारे में, आल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडी और एरेंडी भी कहा जाता है। और जो इसका जो फीड करने वाला इंसेक्ट है उसका नाम है फिलोसीमिया रेजिनाई। ठीक है, रेसिनाई फिलोसीमिया रेसिनाई। ठीक है सर। और किस पे फीड करता है? कैस्टर प्लांट के प्लांट्स के लीफ पे फीड करता है। ठीक है सर। और मल्टी वोलेटाइन नेचर का है, नेचर का है। यहां तक आया समझ में? दिखाई दे रहा है क्या? देखते रहो बीच में। हाँ सही दिखाई दे रहा है। अब मुग्गा प्लांट की बात करते हैं।
मुगा जो सिल्क है उसके बारे में सुनो भाई, ये येलोइश गोल्डन कलर का सिल्क है और इसको प्राइड ऑफ असम, इंडिया में ये सबसे ज्यादा होता है असम में, इंडिया के कहाँ असम में होता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम कहा जाता है। सबसे बेस्ट महंगा मुगा सिल्क है और ये कहाँ गोल्डन येलो कलर का होता है, सोने जैसा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसके जो सोल बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और प्राइड ऑफ असम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये ना मल्टी वोलेटाइल नेचर का, मल्टी वोलेटाइल बहुत सारी जनरेशन पैदा करता है एक साल में। एंथीरिया एसेमनीज, नाम असम के नाम पे एंथीरिया एसेमिनी ही रख दिया और फीड करता है सोम और सालू के लीव्स पे फीड करता है। तो लिखे दिस इज द गोल्डन येलो गोल्डन, दिस इज गोल्डन येलो कलर सिल्क, गोल्डन येलो कलर का सिल्क है, बहुत बढ़िया गोल्डन येलो कलर का सिल्क है। इसको प्राइड ऑफ असम कहा जाता है, स्टार लगा के, प्राइड ऑफ असम भी कहते हैं। असम इंडिया में ही है भाई और असम स्टेट में ये सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको प्राइड ऑफ असम कहा जाता है। और जो इसका प्लांट है उसका नाम क्या दिया गया, जो इसका इंसेक्ट है सिल्कवर्म, एंथीरिया क्या बोलो, एसेमनी, एंथीरिया एसेमनीज ही नाम रख दिया गया। और किसके प्लांट पे, सोम और सालू के प्लांट पे ये फीड करता है प्लांट्स। और ये भी मल्टी वोलेटाइल नेचर का है भाई, मल्टी वोलेटाइल। तो इस तरह से हमने पूरी डिटेल 500 सिल्क की पढ़ ली है, जिसमें मलबेरी सिल्क, ट्रॉपिकल टसार सिल्क, ओक टसार, एरी और मुगा, ये 500 में से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है और आएगा ही आएगा भाई, श्योर है, इसमें कोई शक और दोहराई नहीं है। तो दोबारा से देख लें एक बार, मलबेरी सिल्क का इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क है वर्ल्ड का, बोम्बेक्स मोरी से नाम के सिल्क वॉर्म से पैदा होता है, मलबेरी लीव पे फीड करता है और यूनिबाई और मल्टी वोलेटाइल नेचर का है। फिर दूसरा ट्रॉपिकल टसार है, ये तुस्सा भी कहते हैं इसको, फर्निशिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग आदि में इसका काम करते हैं, कुप्रिस कलर का होता है। एंथीरिया माइलेटा जो सिल्कवर्म उससे बनता है, आसन और अर्जुन नाम के प्लांट पे ये फीड करता है, यूनिबाई और मल्टी वोलेटाइल ये भी। इट इज द फाइनेस्ट, ओक की बात करें, फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ टसार सिल्क है, एंथीरिया परॉयली से बनता है, ओक प्लांट और बाई वोलेटाइल नेचर का। एरी, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडी और एरेंडी, फिलोसीमिया रेसिनी, कैस्टर प्लांट और मल्टी वोलेटाइल नेचर का। अब बात करें किसकी, मुगा, गोल्डन येलो कलर का सिल्क, प्राइड ऑफ असम कहा जाता है और मल्टी वोलेटाइल नेचर का। एंथीरिया एसेमनी नाम के प्लांट, एंथीरिया एसेमनी नाम के सिल्क वॉर्म से बनता है, सोम और सालू के लीव्स पे ये फीड करता है, सोम और सालू के लीव्स पे और मल्टी वोलेटाइल नेचर का। याद हो गया अभी सभी को, अब दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सर। मैं बोल दूं मलबेरी तो कहो मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क सर, बोम्बेक्स मोरी सर, मलबेरी प्लांट सर, यूनिबाई मल्टी वोलेटाइल नेचर का सर। अगर मैं कहूं ट्रॉपिकल टसार टूस भी कहते हैं सर, कोप्रिस कलर का होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग फर्निशिंग में यूज होता है। एंथीरिया माइलेटा इसका सिल्कवॉर्म है, अर्जुन और आसन के प्लांट पे ये फीड करता है और ये भी यूनिबाई और मल्टी वोलेटाइल नेचर का सर। ओक टसार की बात करूं, फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ टसार सिल्क है सर, एंथीरिया परॉयली से ये बनता है सर, एंथीरिया परॉयली सिल्कवॉर्म का नाम है सर, ओक प्लांट पे फीड करता है और बाई वोलेटाइल नेचर का सर। एरी और अरंडी की बात करूं तो इसको एंडी और अरंडी भी कहते हैं सर, इट इज मल्टी वोलेटाइल सिल्क सर और सिल्कवॉर्म का नाम है फिलोसीमिया रेसिनाई और कैस्टर के लीव्स पे फीड करता है, एक और खास बात सर इसको जो एरी वाला होता है ना, इसको एक और नाम से जाता है, हिंसा या पीस के नाम, पीस सिल्क भी कहते हैं, ऐसा या पीस सिल्क भी कहते हैं इसको। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वजह से देखो जितने भी प्रकार के ये इसको छोड़ के ये चारों जितने भी सिल्क है, इसमें जो प्यूपा स्टेज होती है, कुकून होता है, उसको उबाल दिया जाता है और उबाल के उसमें से रीलिंग की जाती है, अनवाइंडिंग की जाती है, उसको रीलिंग कहते हैं। परंतु ये एक ऐसा सिल्क है, एरी सिल्क, जिसमें उसको प्यूपा को मारना नहीं पड़ता, तो हिंसा नहीं करनी पड़ती, इसलिए अहिंसा, पीस, शांति सिल्क का नाम दिया गया। और गांधी जी इसके फेवर में थे, इनके फेवर में नहीं थे, इनका विरोध किया था, उन्होंने खादी ले आए थे, इसीलिए तो सिल्क को विरोध करते थे बहुत ज्यादा महात्मा गांधी, और कहते थे इसमें अहिंसा हो रही है, तो हिंसा हो रही थी तो ये अहिंसा नाम दिया गया, क्योंकि इसमें शांति थी, इसमें कोई मारा नहीं जा रहा था किसी भी प्यूपा या कैटरपिलर लार्वा को, इसलिए इसको गांधी जी ने सपोर्ट किया, बाकी को अपोज किया था। अरे समझ में आया क्या?
बहुत बढ़िया, इसलिए इसको अहिंसा या पीस सिल्क भी कहा जाता है। तो एरी पे आगे थे, एनडीआरएनडी कहते हैं इसको, मल्टीवोलेटाइन है सर, फिलोसीमिया रेसेनी नाम का सिल्कवॉर्म है सर, फीड करता है कैस्टर के लीव्स पे, अहिंसा या पीस भी इसको कहते हैं, और ये भी मल्टीवोलेटाइन है नेचर का सर। अब मुगा की बात करें, गोल्डन येलो कलर का सिल्क है, प्राइड ऑफ असम कहा जाता है, और इसके लिए जो सिल्कवॉर्म है उसका नाम एंथीरिया एसेमनी रखा गया है, सोम और सालू के लीफ पे ये फीड करता है, मल्टीवोलेटाइन नेचर का। इस तरह से हमने पूरा सिल्क के जितनी भी वैरायटीज है उनको पूरी डिटेल यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहे, ये याद करते हैं भाई, ठीक है। जल्दी से लिखें फिर आगे पढ़ाते हैं। देखिए अगर ये लिख चुके हो तो मैं इससे आगे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। सेरिकल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और आते ही रहते हैं हर साल, तो वो देखिए क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में या कहीं भी एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए मेरे साथ एबिलिटी होती है किसी भी इंसेक्ट की क्या करने की, अपनी जनरेशन को पैदा करने की एबिलिटी को वोल्टिनिज्म कहते हैं। वोल्टिनिज्म इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर जनरेशन इन ए सिंगल ईयर, एक साल में कितनी जनरेशन पैदा कर दे उसको उसके वोल्टिनिज्म कहते हैं। वोल्टिनिज्म के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया 3 बेसिस में, यूनिवोलेटाइन, बाइवोलेटाइन और मल्टीवोलेटाइन। यूनिवोलेटाइन मतलब एक ही जनरेशन को पैदा कर सके उसको कहते हैं यूनिवोलेटाइन, और यूनिवोलेटाइन जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो कौन से मलबेरी और कुछ स्पीसीज टसार की होती हैं वो होती हैं। अब आगे बाइवोलेटाइन, बाइवोलेटाइन मतलब 2 जनरेशन पैदा कर दे एक साल में, उसको बाइवोलेटाइन कहेंगे। और बाइवोलेटाइन के भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि ओक टसार इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइवोलेटाइन। अब मल्टीवोलेटाइन मतलब एक ही साल में बहुत सारी जनरेशन पैदा कर दे कोई भी इंसेक्ट, उसको मल्टीवोलेटाइन कहते हैं। और मल्टीवोलेटाइन के एग्जाम्पल है एरी और मुग्गा। एरी और मुग्गा इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीवोलेटाइन, जो बहुत सारी जनरेशन पैदा करे, 2 जनरेशन पैदा करे बाइवोलेटाइन, एक करे यूनिवोलेटाइन और बहुत सारी करे मल्टीवोलेटाइन। हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही मोल्टिंग प्रोसेस, मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान कोई भी इंसेक्ट अपने आप को एनर्जी को बचा के रखता है और अपनी स्किन को उतारता है, अपनी स्किन को, जैसे सांप अपनी केचुली को उतारता है ना, छिपकलियां भी अपनी स्किन को, ओल्ड स्किन को हटाती हैं, उस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, अपने ओल्ड स्किन को हटाने के प्रोसेस को। इस दौरान क्या होता है, सिल्कवॉर्म होता है वो सीज कर देता है देयर फीडिंग, अपनी फीडिंग को रोक देता है, इमोबाइल हो जाता है, चलना फिरना बंद कर देता है और अपनी एनर्जी को सेव करके रखता है ताकि अपनी ओल्ड स्किन को हटाया जा सके, सीडिंग की जा सके, और उस दौरान उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है ताकि उसकी ग्रोथ है फास्ट हो सके। और इसके बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया, अगर किसी ने अपनी स्किन को 3 बार हटाया तो ट्राइमोल्टर, 2 बार हटाए तो बाईमोल्टर, 4 बार हटाए अपनी स्किन को तो टेट्रामोल्टर, 5 बार हटाए तो पेंटामोल्टर, और 6 बार हटा दे अपनी स्किन को तो हेक्सामोल्टर। एक ही साल में 6 बार हटा दे तो हेक्सामोल्टर। हेक्सामोल्टर बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम चांस है कि 6 बार कोई अपनी स्किन को सीड करे, ठीक है, ये समझ में आया। तो यही लिखा है, देख लो। मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिल्कवॉर्म, एम लिखो यहाँ, सिल्कवॉर्म सीज्ड देयर फीडिंग, अपनी फीडिंग को रोकता है, एंड इमोबाइल सो दैट सेव एनर्जी को बचाए और प्रिपेयर करे सीडिंग, अपनी स्किन को उतार सके, ओल्ड स्किन को। और आफ्टर सीडिंग ओल्ड स्किन ग्रोथ बिकम फास्टर। क्लासिफिकेशन हुआ, ट्राइमोल्टर मतलब 3 बार अपनी स्किन को उतारे, टेट्रामोल्टर मतलब 4 बार, पेंटामोल्टर मतलब 5 बार अपनी स्किन को, 6 बार उतार दे अपनी स्किन को तो बहुत ही कम होता है हेक्सामोल्टर। ऐसे ही एक मोरिकल्चर डेफिनेशन, मोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी प्लांट इज नोन एज मोरिकल्चर। मलबेरी प्लांट के प्रोडक्शन को मोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म के प्रोडक्शन को कहते हैं, वैसे ही मलबेरी के प्लांट को ग्रोथ करवाने को, ज़्यादा पैदा करने को मोरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। वोल्टिनिज्म एबिलिटी होती है क्या पैदा करने की, अपनी जनरेशन को एक साल में पैदा करने की। एक साल में कितनी जनरेशन, अगर एक करे तो यूनि, बाई और मल्टी। ऐसे ही मोल्टिंग प्रोसेस होता है, 3 बार करे ट्राइमोल्टर, टेट्रामोल्टर, पेंटा 5 बार, 6 बार हेक्सामोल्टर। और मोरिकल्चर क्या होता है, मलबेरी प्लांट के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, मोरिकल्चर। तो ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई। जैसे मैं कुछ डेफिनेशंस की बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं सेरिकल्चर, इससे ही स्टार्ट करता हूं। सेरिकल्चर का मतलब क्या था, ब्रीडिंग या मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क को पैदा करने के लिए ब्रीडिंग की जाए सिल्क वॉर्म की, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को ही, रेशम के कीड़े को पालने के प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है सर, आपने ये बताया था, सही है। इसके अंदर और बहुत सारे डेफिनेशन, जैसे मेटामॉर्फिज्म,
मेटामॉर्फिज्म वर्ड यूज होगा, मोरिकल्चर यूज होगा, वोल्टिनिज्म होगा, मोल्टिंग होगा, रीलिंग होगा। तो ये शब्दों के अर्थ हमें आने जरूरी है, जो इस चैप्टर के लिए जो सेरिकल्चर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ डेफिनेशंस है वो सारी देखते रहें, साथ साथ मेरे चलते रहें और मैं बताता रहूँगा आपको। सबसे पहले है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर ये दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही, हाँ सही है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर पे अगर बातें करें तो क्या कहूंगा, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट, द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। ठीक है सर, सिल्क के पैदा करने के लिए सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग या मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, सेरिकल्चर। एक बात क्लियर होगी। दूसरी सर आपने बोला मेटामॉर्फिज्म वर्ड यूज होगा, सेकंड मेटा, फर्स्ट थी सेरिकल्चर, सेकंड है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है सर, मेटामॉर्फिज्म जब कभी कोई लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता, किसी का भी, कोई भी इंसेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं इसी का अर्थ सिल्कवॉर्म की बात करें, कोई भी इंसेक्ट हो जिसका भी लार्वा किस में कन्वर्ट हो रहा, अडल्ट में, लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म। तो लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ लार्वा, यहां पे कैटरपिलर लार्वा था, ऐसे ही लार्वा, कोई भी लार्वा, लार्वा इनटू अडल्ट is known as metamorphism। ठीक है सर, दो डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट आप कह रहे थे मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्या था, मोरिकल्चर का मतलब होता है जो, देखो हम कैसी डेफिनेशंस की बातें कर रहे हैं, जो जो सेरिकल्चर में यूज हो रही है वो जो इसमें सिल्क के प्रोडक्शन में और सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है वो सारी करें। मोरिकल्चर शहतूत का जो प्लांट होता है जिस पे फीड करता है मलबेरी प्लांट पे, उसके प्रोडक्शन को, मलबेरी प्लांट के प्रोडक्शन को मोरिकल्चर कहते हैं, क्योंकि शहतूत का मलबेरी का रोल है यहाँ। तो मोरिकल्चर क्या होता है बताओ जल्दी, मोरिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी प्लांट, प्रोडक्शन या कल्टीवेशन लिख दो, कल्चर का, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है ना, तो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज नोन एज मोरिकल्चर। ठीक है सर, मोरिकल्चर भी समझ में आ गया मेरे को। मोरिकल्चर के बाद और बताओ सर, आप क्या बता रहे थे, रीलिंग, एक वर्ड होता है रीलिंग, फोर्थ रीलिंग। रीलिंग क्या होता है सर, रीलिंग होती है अनवाइंडिंग करना, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को अनवाइंड करना, फ्रॉम कुकून, कुकून से अलग करना के प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनवाइंड करने को रीलिंग कहते हैं। तो लिखेंगे अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून इज नोन एज रीलिंग। ठीक है सर, रीलिंग भी समझ में आ गया। चारों डेफिनेशन बिल्कुल माइंड में सेट होती चल रही। सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म को पैदा करने से रिलेटेड, मेटामॉर्फिज्म लार्वा का अडल्ट में कन्वर्ट होना, मोरिकल्चर मलबेरी के प्लांट का कल्टीवेशन करना, रीलिंग अनवाइंडिंग करना, सिल्क को अनवाइंड करना, कुकून में से निकालना। ठीक है सर, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वोल्टिनिज्म। फिफ्थ क्या है, वैसे बता भी चुका होगा मैं इनमें से कुछ, फिर भी बता रहा हूँ। वोल्टिनिज्म, वोल्टिनिज्म क्या होता है, एक साल में कोई भी इंसेक्ट हो, इसी की बात नहीं है सिल्कवॉर्म की नहीं, कोई भी इंसेक्ट कितने जनरेशन पैदा कर सकता है एक साल में, जितनी भी जनरेशन पैदा करे ना उसी को क्या कहते हैं, वोल्टिनिज्म। वो एक जनरेशन भी पैदा कर सकता है, दो भी कर सकता है, बहुत सारी भी कर सकता है। एक ही पैदा करे तो यूनिवोलेटाइन, दो करे तो बाइवोलेटाइन, और बहुत ज़्यादा करे तो मल्टीवोलेटाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन भी आगे वो तो पढ़ेंगे। अब फिलहाल क्या लिखेंगे, इट इज़ द एबिलिटी,
It is the ability of the group of insects to produce one or more generation. In a year, एक साल में जनरेशन्स पैदा करें, एक या एक से ज़्यादा जनरेशन पैदा करने की जो एबिलिटी है उसको वोलेटिनिज्म कहते हैं। वोलेटिनिज्म के बेस पे इसको आगे बांटा गया है और भी इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, यूनी, बाई और मल्टीवोलेटाइन। यूनी मतलब एक ही जनरेशन पैदा करे, बाई मतलब दो जनरेशन पैदा करे, मल्टीवोलेटाइन मतलब बहुत सारी जनरेशन पैदा करे। ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो क्या है? मोल्टिंग। मोल्टिंग ये क्या होता है सर? मोल्टिंग देखते रहो, अभी बताते हैं। मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान कोई भी इंसेक्ट, इसी की बात नहीं है, हर एक इंसेक्ट की, कोई भी इंसेक्ट अपनी एनर्जी को बचा के रखता है, वो सीज कर देता है अपनी फीडिंग को, इमोबाइल कर लेता है, अपने आप को भगाना इधर उधर छोड़ देता है और सारी की सारी एनर्जी अपनी स्किन को हटाने में, अपनी जो ओल्ड स्किन होती है उसको हटाने में लगा दे। उसको क्या कहते हैं? अपनी ओल्ड स्किन को त्यागने के प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं भाई। जैसे सांप अपनी केचुली को उतारता है, छिपकलियाँ अपनी जो स्किन होती है उसको उतार देती हैं, इसी प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है। सीडिंग देयर ओल्ड स्किन इज नोन एज मोल्टिंग। सिंपल सी बात है, सीडिंग करना, अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ देना क्या कहलाता है? मोल्टिंग कहलाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो कि सिल्क वर्म पे बात करें तो सिल्क वर्म सीज कर देता, अपने फीडिंग प्रोसेस को सीज कर देगा और अपने इमोबाइल कर लेगा, अपने आप को एनर्जी को बचाएगा ताकि सीडिंग किया जा सके। और सीडिंग करने से फायदा क्या होता है सर? सीडिंग करने से, स्किन को छोड़ने से क्या फायदा होता है? उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, डेवलप अच्छे से करता है। ठीक है, तो लिखेंगे द प्रोसेस इन विच, कोई भी इंसेक्ट की बात कर सकता हूं पर फिलहाल मैं इंसेक्ट या कोई भी जीव की बात कर सकता हूं, फिलहाल मैं सिल्क वर्म की बात कर रहा हूं। तो सिल्क वर्म सीज्ड देयर फीडिंग and become immobile so that silkworm prepare itself for shedding their old skin after shedding old skin its growth become fast। ठीक है भाई, इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है, ये फ़ायदा होता है उसको। अपनी स्किन को छोड़ने के प्रोसेस को, अपने खाने की एबिलिटी को भी स्लो कर देता है, इमोबाइल हो जाता है, चलना फिरना छोड़ देता है और प्रिपेयर करता है अपने आप को एनर्जी बचा के सीडिंग करे ताकि ओल्ड स्किन को हटाया जाए और ओल्ड स्किन हटाने के बाद उसकी ग्रोथ रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया मोल्टिनिज्म के बेस पे क्लासिफिकेशन। यस, अगर मान लो कोई 3 बार मोल्टिंग करता है तो उसको कहते हैं क्या? ट्राई मोल्टर। 4 बार करे तो टेट्रा मोल्टर, 5 बार करे तो पेंटा मोल्टर, 6 बार करे तो हेक्सा मोल्टर। और हेक्सा मोल्टर तो बहुत ही वेरी 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 रेयर होते हैं, 6 बार सीडिंग अपनी स्किन की कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत ही कम जीव हैं ऐसे जो मिलते हैं। कुछ सिल्कवर्म की वैरायटी ऐसी भी देखने को मिली जो 6 बार सीडिंग करती है अपनी स्किन को और उसको कहते हैं क्या? हेक्सा मोल्टर। 3 बार करे ट्राई मोल्टर, 4 बार करे टेट्रा मोल्टर, 5 बार करे पेंटा मोल्टर, 6 बार करे तो हेक्सा मोल्टर। ठीक है भाई, एक चीज़ और शायद इस लेक्चर में रह गई है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस, अब इन्हीं के बेस पे क्लासिफिकेशन, एक तो वोल्टिनिज्म के बेस पे, एक मोल्टिंग के बेस पे और एक अकरेंस के बेस पे है। ये तो मैं पढ़ा चुका, अब मैं अकरेंस के बेस पे क्लासिफिकेशन बता देता हूँ तुम्हें। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। देखिए अकरेंस के बेस पे क्या है, 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है।
डोमेस्टिक और वाइल्ड, एक तो है डोमेस्टिक और दूसरा है वाइल्ड। डोमेस्टिक सिल्कवर्म और वाइल्ड सिल्कवर्म जो पालतू होते हैं, और पालतू में दो ही आते हैं, आज मैं सिल्कवर्म के टाइप पढ़ा चुका हूँ, मलबेरी और दूसरा है रेयर्ड टसार। बहुत ही कम टसार की कुछ ही स्पीसीज हैं जो कि डोमेस्टिक है, बाकी डोमेस्टिकेटेड नहीं है, वो वाइल्ड ही होते हैं। मलबेरी प्योर डोमेस्टिक है, अच्छे से पालतू है। अब इसमें बात करें, मेनली टसार इसमें आता है, और बच गए कौन, एरी और मुग्गा, ये सब क्या है, वाइल्ड वैरायटी है। ये क्लासिफिकेशन बचा था, ये भी मैंने पढ़ा दिया। तो इस तरह से हमने लगभग सेरिकल्चर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब डिजीज टॉपिक ये रफ करके हम डिजीज पे और डिस्कशन कर लेते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। डिजीज जो डिजीज ऑफ सिल्कवर्म में बीमारियां जो आ जाती है, जिससे हमारे जो सेरिकल्चर है उसको बहुत प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी ट्रिक बताता हूँ, तुम्हें कहानियाँ बना के आसानी से ट्रिक से याद करवाऊंगा। जल्दी से इसको नोट करें। देखिए, तो ये लिख लिया। अब हम डिजीज, सिल्कवर्म में होने वाली डिजीज पे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लें वो कौन कौन सी हैं और कैसे याद रखें। ट्रिक बताना सर, ऐसे तो याद नहीं रहती, बहुत सारी हैं। ट्रिक बताऊंगा सबकी, कहानियाँ देख तू आज ट्रिक से याद करके जाएगा। देख कैसे याद करवा देता हूँ तुम सभी को। अभी देखो भाई इधर, अब हम बात करने वाले हैं डिजीज ऑफ सिल्कवर्म। डिजीज सर, डिजीज तो बहुत सारी हैं, कितनी याद करेंगे। अब कोई बैक्टीरिया से होती, कोई प्रोटोजोआ से होती, कोई वायरस से होती, कोई फंगस से होती, कोई मिथ से होती। कैसे याद रखें सर? याद ही रखने के लिए तो मैं आया हूँ। एक कहानी सुनाऊंगा, उससे सारी याद हो जाएंगी। पहले मैं लिखवाता हूँ डिजीज कौन कौन सी है, फिर कहानी सुनाता हूँ, फिर याद करवाता हूँ। देखिए कैसे। हमारा टॉपिक क्या है? डिजीज, डिजीज ऑफ सिल्कवर्म, ऑफ सिल्कवर्म। देखिए भाई, 4 डिजीज है, मैं चारों बताता हूँ तुम्हें। पहले तो लिखवा देता हूँ, फिर याद करवाता हूँ ट्रिक बना के। सबसे पहले डिजीज का नाम है पेब्राइन। कौन सी है? पेब्राइन। पेब्राइन सर ठीक है, पेब्राइन नाम तो याद हो गया मेरे को, पेब्राइन। दूसरी का नाम है फ्लेचरी, फ्लेचरी। ठीक है सर, दूसरी का भी नाम याद हो गया, फ्लेचरी, पेब्राइन फ्लेचरी। तीसरी सर, ट्रिक बताऊंगा अभी, रुक जा। ग्रेसिरी, ग्रेसिरी, ग्रेसिरी। ठीक है सर, तीसरी भी याद होगी, पेब्राइन, फ्लेचरी और ग्रेसिरी याद होगी। फोर्थ का नाम है मस्कार्डिन, मस्कार्डिन। लो सर, चारों याद होगी, पेब्राइन, फ्लेचरी, ग्रेसिरी और मस्कार्डिन। पेब्राइन, फ्लेचरी, पेब्राइन, फ्लेचरी, ग्रेसिरी और मस्कार्डिन। 4 नाम याद हो गए सर, पर ये तो अजीब से नाम सर, याद नहीं हो रहे। चलो कोई ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। अब सर क्या याद रखना पड़ेगा? जो पेब्राइन है वो एक कौन सी डिजीज है बताओ? बैक्टीरियल है या कौन सी है? प्रोटोजोन्स है या हेलमिंथ से होने वाली, या किससे होती है बताओ? याद रखना पड़ेगा। बताओ सर कैसे याद रखूँगा? ऐसे तो याद रहेगी नहीं। याद रहेगी, देखना, साथ साथ करते चलेंगे। पेब्राइन है वो होती है किससे? प्रोटोजोआ से। अभी करवाऊंगा याद। प्रोटोजोन्स से होती है सर, प्रोटोजोन्स। फ्लेचरी है सर, ये कैसे होती है बताओ? बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल है सर। और ग्रेसरी है सर, ये क्या है? ये है सर वायरल, वायरल। और ये मस्कार्डिन, ये फंगल है सर। अब याद कैसे रहेंगे सर? इतने ये कैसे याद करूं? देखिए कहानी सुनाता हूँ, कहानी से याद करवाऊंगा तेरे को। एक कहानी याद कर। सिल्कू नाम का एक लड़का है, सिल्कू नाम का एक लड़का है, उस कहानी से सारी याद है। सिल्कू मतलब सिल्कवर्म की बात चल रही। सिल्कू नाम का एक लड़का, वो बीमार रहता है। क्या है उसको? एक बीमारी है। क्या बीमारी है? एफबी, फेसबुक चलाने की बीमारी है उसको। सिल्कू नाम का लड़का है और उसको फेसबुक चलाने की बीमारी है। सिल्कू मतलब सिल्कवर्म, बीमारी मतलब डिजीज, सिल्कवर्म की डिजीज की बात। एफबी, फेसबुक एफबी चलाने की बीमारी। एफबी मतलब फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज है। एफ और बी एक साथ जोड़ना है, एफ और बी, फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है सर, याद हो जाएगा, एफबी फ्लेचरी बैक्टीरियल डिजीज। और उसको एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जिसका नाम होता है पीपी, डॉक्टर पीपी। पीपी मतलब पेब्राइन प्रोटोजोन्स डिजीज है। पीपी, डॉक्टर का नाम क्या है? पीपी, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। और एफबी से क्या याद किया?
फ्लेचरी बैक्टीरियल है। और डॉक्टर पीपी से क्या याद किया, पेब्राइन प्रोटोजोन्स डिजीज है। बहुत बढ़िया सर, पीपी। और पीपी डॉक्टर उसको कैसे ठीक करते हैं पता है, एफएम सुना के। क्या सुनाते हैं उसको, एफएम। एफएम फंगल है, एम मस्कार्डिन। फंगल कौन सी है, मस्कार्डिन। फंगल कौन सी है, मस्कार्डिन। वहां तो ऑप्शन मिल रहे हैं, अपने आप ही दिखाई दे जाएगा, याद होनी चाहिए बस थोड़ी। फंगल पूछ ले तो मस्कार्डिन, ठीक है। उसको एफएम सुना के ठीक करते हैं। फिर वो ना गार्डन में जाके बाहर ग्रास पे डांस करने लगता है और वायरल हो जाता है। ग्रासीज में लेट लेट के डांस करता है और वायरल हो जाता है। ग्रासीज में लेट के डांस करने से क्या हो जाता है, वायरल। ग्रासीज, ग्रेसरी, ग्रेसरी, वायरल। तो ये कहानी में लिख देता हूं ताकि याद रहे सभी को। किस नाम का लड़का है, एक सिल्कू नाम का लड़का है। सिल्कू नाम का एक लड़का है। उसे एफबी, फेसबुक, एफबी मतलब फ्लेचरी बैक्टीरियल, एफबी चलाने की बीमारी है। उसे डॉक्टर पीपी के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कौन से थे, पीपी, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। पीपी के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे एफएम सुनाता है। डॉक्टर उसे एफएम, एफएम फंगल है, मस्कार्डिन, फंगल, एफएम सुनाते हैं। वह ठीक हो जाता है। और वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और ग्रासीज में लेटकर, ग्रासीज में लेट कर डांस करता है, नाचने लगता है। ग्रासीज में लेट कर नाचने लगता है। वह चारों तरफ क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है। चारों तरफ वायरल हो जाता है। उसको लोग बहुत ही ज़्यादा उसकी वीडियो को पसंद करते हैं। लोगों ने उसकी वीडियो बना दी, वो ग्रासीज में लेट कर नाचने लग गया, तो वो वायरल हो गया। उसको अब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे देखा जा रहा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, वो वायरल हो गया है। तो सिल्कू, अब मैं तुम्हें बता दूं किससे क्या याद रहेगा। देखना भाई, यहाँ सिल्कू से क्या याद रहेगा तुम्हें, सिल्कू से याद रहेगा सिल्कवॉर्म। बीमारी, बीमारी से याद रहेगा डिजीज की बात चल रही है, ठीक है सर। और एफबी से, एफबी फ्लेचरी बैक्टीरियल है। पीपी से पेब्राइन है, वो प्रोटोजोन्स डिजीज है। और एफएम से फंगल है, मस्कार्डियन। और ग्रास में, ग्रासीज पे लेटा था वो और वायरल हो गया, जो ग्रेसरी है वो वायरल डिजीज, ऐसे याद रहेगा। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, सिल्कू से क्या याद रहेगा बताओ, सिल्कवॉर्म सर। बीमारी मतलब है उसको, मतलब डिजीज, सिल्कवॉर्म की डिजीज पढ़ रहे हैं सर। और एफ फॉर सर फ्लेचरी हो गया। और बी फॉर बैक्टीरियल हो गया सर, फ्लेचरी बैक्टीरियल होगी सर। पीपी मतलब पेब्राइन होगी सर, पेब्राइन प्रोटोजोन्स, ठीक है सर, ये भी याद हो गया। एफएम मतलब सर फंगल है, कौन सी, मस्कार्डिन, ये भी याद हो गया सर। और ग्रेसरी, ग्रेसरी, ग्रेसरी क्या है बताओ, वायरल डिजीज है, वायरल से वायरल याद हो गया। तो इस तरह से याद होगा पूरा। और यहाँ पे हमने पूरी तरह से सिल्क वॉर्म का जो टॉपिक था सेरीकल्चर, इसको कंप्लीट किया। और यहाँ से एग्जाम में एक नहीं दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आने के चांसेस है, मैं ये कह रहा हूँ पक्का आएंगे ही आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और ये डिजीज में से भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इनको याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो स्टार लगा के याद रखें, पेब्राइन सबसे ज़्यादा पूछी गई डिजीज ये है, पेब्राइन प्रोटोजोन्स। ठीक है भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।